नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोको कोला बॉटलिंग प्लांट का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। प्रदेश के कितने लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आग लगने से 56 दुकानें हुई खाक। सीएम योगी का बड़ा फैसला, बिजली बकायेदारों की नहीं कटेगी बिजली। अवैध मकानों को ध्वस्त कर कुकरेल नदी का गुजरात के साबरमती के तर्ज पर होगा विकास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीर रूप से कोविड की चपेट में लोगों को दिया सलाह। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 142 पदों पर निकली भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 16 श्रेणियों के 142 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट aims.gorakhpur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2023 है। इस आवेदन की शैक्षणिक योग्यता व अन्य जानकारी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस आवेदन के तहत नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के 57 पदों के अलावा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिटर के 15 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा हॉस्पिटल असिस्टेंट के 40 पद हैं। साथ ही लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, कैशियर, लाइब्रेरियन, मेडिकल सोशल वर्कर, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन, लोअर डिविजनल क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। आयकर विभाग ने आजम खान के करीबियों के घर छापेमारी में किया बड़ा खुलासा। आजम खान के बाद अब आयकर विभाग की नजर उनसे जुड़े करीबियों पर है। सरकारी विभाग द्वारा रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के पीछे स्थित झील के सौंदर्यीकरण और पिकनिक स्पॉट को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया था। टेंडर आजम खान के करीबी ठेकेदार को मिला था, लेकिन सरकारी काम को करने के बजाय जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में अधिक से अधिक खर्च किया गया, जिस वजह से सौंदर्यीकरण व अन्य सरकारी काम अधूरे ही रह गए। इस मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों द्वारा आशंका जताई जा रही कि ठेकेदारों से आजम खान ने सरकारी काम दिलाने के लिए वसूली भी की थी। भारतीय क्रिकेट टीम से असंतुष्ट दिखे रोहित शर्मा। अभी बीते रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मैच देखने को मिला था, जहां भारत ने बेहतर प्रदर्शन के साथ ही शानदार जीत हासिल की। बावजूद इसके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने टीम से संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने बल्लेबाजी को लेकर कहा कि हमारे बल्लेबाजी ने अपेक्षा से 30 रन कम बनाए हैं। मेरे ख्याल से ये वो मैच रहा है जहां हमने अपनी क्षमताएं दिखाई। सभी अनुभवी खिलाड़ियों ने सही समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाकर हमें जीत दिलाई है। देखते हैं कि टूर्नामेंट हमारे लिए कैसा बीतता है। पहले 5 मैचों में लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन इस मैच में पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1875 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1943 में भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1966 में भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। आज के दिन वर्ष 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिख चरमपंथियों ने उनके घर के बाहर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। आज के दिन संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व नगर दिवस मनाते हैं। कोको कोला बॉटलिंग प्लांट का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। प्रदेश के कितने लोगों को मिलेगा रोजगार। बीते ही दिनों अपने 1 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी अमेठी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया त्रिशुंडी में 900 करोड़ की लागत से बने कोको कोला बॉटलिंग प्लांट, जो अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर स्थित है, उसका उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी और भाजपा के कई बड़े चेहरे भी नजर आए। बता दें कि इस प्लांट में 900 लोगों को प्रत्यक्ष और 15,000 से भी अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इस प्लांट से सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस और पैकेज्ड पानी तैयार होंगे। इस प्लांट में कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें 8 लाइन में 4,500 बोतल को 1 मिनट में तैयार कर देगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आग लगने से 56 दुकानें हुई खाक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित रामलीला मैदान के नजदीक वर्षों से फर्नीचर बनाने और बिक्री होने वाले काट बाजार में आग लगने से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इस दौरान लगभग 56 दुकानें धू कर जल गई। आग इतनी भयंकर थी कि उस वक्त लोग बस अपनी बर्बादी को देखते रहे। दुकानदारों को इस दौरान बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। बता दें कि इस तरह का हादसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस भी समय से पहुंचे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बड़े नुकसान को रोका नहीं जा सका। पीड़ितों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो फीडर से शट डाउन हो जाता। इन घटना के घंटे के बाद भी विद्युत आपूर्ति चालू रही। विंध्य कॉरिडोर का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। बीते ही दिनों मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की और बच्चों के बीच चॉकलेट बांटे। साथ ही 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड में किया। इस दौरान वे प्रमाण पत्र का वितरण कई योजनाओं के लाभार्थियों के बीच भी करते नजर आए।
सीएम योगी का बड़ा फैसला, बिजली बकायेदारों की नहीं कटेगी बिजली। उत्तर प्रदेश में जिन बिजली उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल बकाया है, उन उपभोक्ताओं को योगी सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने अफसरों को निर्देश जारी करते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के बिजली बकायेदारों को राहत देने के निर्देश दिए हैं, जहां त्योहारों तक बिजली नहीं काटने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार इस त्योहारी सीजन में बिजली निगम के सभी वितरण खंड और उपखंड अवकाश के बावजूद भी खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे संत रविदास पार्क के बारे में। यह पार्क उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के नगवा में स्थित है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क के बीचों बीच आपको संत रविदास की प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ कई सुंदर फूल के पौधे और कई तरह के अन्य पेड़ पौधे भी लगे दिखेंगे। यहाँ का वातावरण बेहद ही शांत है। यदि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इलाज की कमी से बीजेपी नेता के बेटे की मौत के बाद ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन। इलाज नहीं मिलने के कारण पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे की लखनऊ पीजीआई में मौत हो गई। मामला सामने आते ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार दोषी पाए गए चिकित्सक को संस्थान से शासन ने प्रथम दृष्टया जांच में कार्यमुक्त करने की बात कही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। इस मामले को लेकर निदेशक और पीजीआई को चेतावनी भी मिली है। अवैध मकानों को ध्वस्त कर कुकरेल नदी का गुजरात के साबरमती नदी के तर्ज पर होगा विकास। प्रदेश में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार हमेशा से ही सख्ती अपनाती नजर आती है। अब इसी कड़ी में यह खबर सामने आई है कि लखनऊ में एलडीए के विहित प्राधिकारी ने आदेश देते हुए कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बनाने वाले कुल 1227 निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। धीरे धीरे इन अवैध निर्माणों को पूरी तरह से तोड़ने का काम होगा। फिर कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण पर काम होगा, जहां इसे गुजरात के साबरमती नदी के तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का बड़ा कदम। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार हमेशा सख्त रहती है। अब इसी कड़ी में प्रदेश के 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर के 21,155 बसें ओला उबर को सीसीटीवी कैमरे के साथ पैनिक बटन लगाने की तैयारी में है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा की इन सुविधाओं से परिवहन विभाग की 700 बसों को लैस कर दिया गया है। सुरक्षा के इस सुविधा से महिलाओं और बुजुर्गों को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सेफ्टी के नजरिए से वे खुद को निश्चिंत रख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम में हल्की ठंड के साथ कुछ खास तरह के बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर चल रही भव्य तैयारी। अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है। इस बार रामनगरी में मनाए जाने वाले इस त्योहार में 4 देशों और 24 राज्यों के लोग हिस्सा लेंगे। साथ ही देश विदेश के 2500 कलाकारों का आगमन होगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर 1 करोड़ और 51 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को लेकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी द्वारा बताया गया है कि इस बार के दीपोत्सव में शोभा यात्रा, झांकी के अलावे स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दलों द्वारा रामलीलाएं व रामायण बैले प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शास्त्रीय, उप शास्त्रीय, लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। अयोध्या स्थित रामकथा पार्क इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य मंच होगा। 7 साल या उससे कम की सजा में अभियुक्त गिरफ्तार करने के मामले में अदालत का सख्त रुख। अदालत ने 7 साल या उससे कम की सजा में अभियुक्त गिरफ्तार करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। दरअसल गोरखपुर थाना क्षेत्र के अजय नगर रसूलपुर निवासी अभियुक्त इस्लाम उर्फ छोटू की रिमांड याचना निरस्त करते हुए उन्हें 20,000 रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा रिहा कर दिया गया। साथ ही आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को विवेचक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी। गरीब परिवारों को आजीविका मिशन से जोड़ने के लिए ग्राम संगठन दलों का होगा गठन। योगी सरकार ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही, ताकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब परिवारों को जोड़ा जा सके। मिली जानकारी के अनुसार कुल 2300 नए ग्राम संगठन दल गठित करने की तैयारी है। ये नए ग्राम संगठन दल स्वयं सहायता समूहों से जोड़ते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में माध्यम का काम ग्रामीणों के लिए करेंगे। नए ग्राम संगठन दलों को बढ़ाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे सिकंदर खेर के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय एक्टर है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 31 अक्टूबर वर्ष 1980 में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय गुप्ता की फिल्म वुड स्टॉक विला से की। आगे इन्होंने तेरे बिन लादेन 2 और द जोया फैक्टर, दिल तो पागल है, देवदास और प्लेयर्स जैसे फिल्मों में भी काम किया।
शासनादेश के बगैर ही समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई निरस्त। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शासनादेश के बगैर समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू कर दी गई थी। कुछ ऐसा ही मामला प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में भी देखा गया, लेकिन ऑनलाइन बैठक के दौरान विभागीय सचिव की तरफ से इस भर्ती को निरस्त करने के आदेश दिए गए। इलाज की कमी से पूर्व सांसद के बेटे की मौत का अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया जिम्मेदार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पीडीएस साइकिल यात्रा की शुरुआत बीते ही दिनों सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई है। इस दौरान सपा के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद देखे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश यादव द्वारा कहा गया कि हमने इतना शानदार स्टेडियम बनवाया, इसलिए हम अगले हैं, और जिसने कुछ नहीं कराया है वह पिछड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि पीटीआई में पूर्व सांसद के बेटे की मौत के लिए डॉक्टर और स्टाफ जिम्मेदार नहीं, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बजट ही नहीं दिया। तस्करी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने को लेकर निर्मला सीतारमण ने कही ये बात। तस्करी नेटवर्क चलाने वाले लोगों और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 50 से 60 सालों में तस्करी या अवैध तरीके से वस्तुओं के व्यापार की प्रकृति में बदलाव नहीं आया है। अभी बहुमूल्य धातु, नशीले पदार्थ, जंगल या समुद्र से निकले कीमती भंडार की ही तस्करी होती है। ऐसे में मोटे तौर पर तस्करी वाली वस्तुएं कमोबेश पहले की ही तरह है। कोई ऐसा नया क्षेत्र नहीं है जिन पर सीमा शुल्क अधिकारियों को हैरानी हो। यदि यह काफी पहले से चल रहा है तो अब हमें इस बारे में काफी जानकारी हो जानी चाहिए। इसके पीछे कौन था काम की बात में आज हम जानेंगे कि सरकार के इस राइट टू रिपेयर कानून के बारे में। सरकार का यह कानून कस्टमर्स के फायदे के लिए है, ताकि कंपनियां अपनी मनमानी ना कर सके। इस कानून के तहत कस्टमर्स अपने खराब सामान को आसानी से बनवा सकेगी, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कभी भी सर्विस सेंटर में ले जाने के बाद सर्विस सेंटर वाले ये नहीं कह सकते कि उनका सेट पुराना हो गया और रिपेयर नहीं कर सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कंपनी नए गैजेट बनाती है तो उसके पुराने पार्ट मार्केट में मिलना ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में जब ग्राहक उस चीज को बनवाते हैं तो उन्हें रिपेयर चार्ज की बजाय उन्हें नए सामान के चार्ज की मांग की जाती है, जिससे कस्टमर्स पर बोझ भी बढ़ जाता है। लेकिन अब इस कानून के तहत यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह नए पार्ट्स के साथ ही पुराने पार्ट्स को भी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में इस मामले की सुनवाई करने के लिए किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका को सुनने से साफ मना कर दिया है। अदालत द्वारा कहा गया है कि जब निचली अदालत मामला सुन रही है तो पीआईएल दाखिल करना निरर्थक है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई चल रही है, जहां इस मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर कोर्ट एक साथ ही सुनवाई कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीर रूप से कोविड की चपेट में आए लोगों को दी है सलाह। इन दिनों देश में अचानक से दिल का दौरा पड़ने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आईसीएमआर ने हाल ही में एक अध्ययन किया है, जहां यह जानकारी सामने आई है कि जिन लोगों को गंभीर रूप से कोविड हुआ था और पर्याप्त समय नहीं बीता है, उन लोगों को दिल का दौरा पड़ने से बचने के लिए कम से कम 1 या 2 साल तक ज्यादा एक्सरसाइज, रनिंग या कठिन परिश्रम करने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माफिया सुधीर सिंह के 200 करोड़ की भूमि को प्रशासन ने किया जब्त। उत्तर प्रदेश के टॉप 61 माफियाओं में गोरखपुर पिपरेली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह शामिल हैं। इस माफिया को लेकर प्रशासन द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल सहजनवा तहसील प्रशासन व गीडा थाने के पुलिस ने माफिया सुधीर सिंह की 200 करोड़ की भूमि को जब्त कर लिया है। इसके लिए और भी माफियाओं को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की योजना बनाई है। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे भ्रामक तस्वीरों की पहचान करने वाले गूगल के इस टूल के बारे में। इंटरनेट के इस दुनिया में फर्जी और भ्रामक खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे ही खबरों पर लगाम लगाने के लिए गूगल महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल गूगल द्वारा एक टूल लाया गया है जिसका नाम है पिक्चर फैक्ट चेक। इस टूल के तहत तस्वीरों की प्रामाणिकता को पहचाना जा सकेगा, ताकि भ्रामक तस्वीरें फैलने पर रोक लगाई जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है उपमा सिंह, जो अलीगढ़ की रहने वाली हैं। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक्नो हब में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर है राजस्थान।
हाल ही में किस राज्य के कुर्नूल जिले में बन्नी उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है 1999 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2001 में, ऑप्शन डी है 2005 में। इसका सही उत्तर है 2003 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है धोंदू पंत, ऑप्शन बी है बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी है बालाजी राव, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।